भगोड़े ये शब्द है उन लोगों के लिए जो कानून से भागते हैं। सवाल ये कि आखिर वो भागते क्यों हैं? वो भागते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने गुनाह की सजा से बचना है और इसके लिए वो धन, बल, छल सबका सहारा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली ऐसे भगोड़ों से भरी पड़ी है? ये वो लोग हैं जिन्हें हत्या की कोशिश और अपहरण जैसे संगीन इल्जामों में उम्र कैद मिली थी। पूरी उम्र इन्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी थी, जेल में प्रायश्चित करते हुए दिन काटने थे। लेकिन ये लोग कानून की एक अजीब सी विसंगति के चलते आजाद हैं, लापता हैं, फरार हैं। आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि तिहाड़ जेल ने दिल्ली हाई कोर्ट को जो लिस्ट दी है उसके मुताबिक पिछले 15 सालों में ऐसे 915 भगोड़े हैं जिन्हें उम्र कैद मिली और बेल या परोल पर ये जेल से निकलकर कानून की पकड़ से गायब हो चुके हैं। 915 बेहद खतरनाक अपराधी अब फरार हैं। देखिए मेरे सहयोगी आलोक वर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हर इंसान अपने घर में, अपने समाज में सम्मान की जिंदगी जीना चाहता है। वो चाहता है कि उसके चाहने वालों पर अपराध की छाया कभी ना आए। लेकिन अगर समाज के सींचे अपराधियों को बंद ना रख पाए, जेल उन्हें रोक ना पाए और कानून के रखवाले उन्हें खोज ना पाए तो वो कहलाएंगे भगोड़े। जी हां, भगोड़े। गौर से देखिए और शक्ल याद रखिए। नाम नीरज बवाना, आरोप हत्या, जबरन वसूली, लूटपाट और दंगा फैलाना, सजा उम्र कैद, तिहाड़ जेल में कैद, परोल पर रिहा और अब फरार। एक खूंखार अपराधी है नीरज बवाना, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये सजा याफ्ता मुजरिम इस वक्त कहां है। ये शख्स कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि इस आदमी से घबराकर पिछले साल दिल्ली के एक कांग्रेस विधायक ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पुलिस को शक है कि बवाना अब भी जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। पुरानी कहावत है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन नीरज बवाना शरीक है। 915 खूंखार अपराधी कानून के हाथ से न जाने कितने दूर हैं। ये सभी मुजरिम हैं, उन्हें सजा मिली, लेकिन ऊंची अदालतों में सजा के खिलाफ अपील और अदालतों में लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट के चलते पैरोल मिल गया। दिल्ली के जेल से बाहर निकलते ही वो गायब हो गए। वो गायब हो गए शायद किसी और पहचान के साथ। वो जिंदा हैं किसी और अपराध के साथ, शायद किसी और गहरी साजिश के साथ। उनकी पड़ताल कर रहा है हमारा कार्यक्रम भगोड़े। ये पड़ताल जरूरी है क्योंकि 915 अपराधियों की ये फौज दिल्ली के तिहाड़ जेल से बेल या पैरोल लेकर निकली और गायब हो गई। उनके नाम अब भी अदालतों में गूंजते हैं, लेकिन वो हाजिर नहीं होते। कोई नहीं जानता वे कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किसी नए अपराध की तैयारी में हैं या फिर नई पहचान के साथ कोई नई साजिश रच रहे हैं। जरूरी है उन्हें पहचानना। गौर से देखें एक और खूंखार भगोड़े को। नाम सुनील कुमार कालरा, आरोप हत्या की साजिश, जालसाजी, अपहरण। गुनाह दिल्ली और पंजाब की महिला कारोबारियों को शादी का झांसा देकर फांसा और हत्या। सजा उम्र कैद, सितंबर 2012 में परोल पर बाहर निकला और अब फरार। जालसाजी के ही एक केस में जेल में रहते हुए ही एक बड़े कारोबारी को अगवा करने तक की साजिश रची। गौर से देखिए एक और भगोड़े को। नाम रवि भारद्वाज उर्फ बंटी, आरोप हमला, हत्या और हत्या की कोशिश, लूट। सजा उम्र कैद, इसी साल परोल पर रिहा और अब फरार। गौर से देखिए एक और भगोड़े को। नाम सत्यवान उर्फ सोनू, आरोप हत्या, जबरन वसूली, दिल्ली के बड़े लोगों से जबरन वसूली। हैरानी की बात यह है कि यह जेल से तो निकलकर फरार हो गया, लेकिन उसके नाम पर दिल्ली में जबरन वसूली के फोन कॉल अब भी आते हैं। अगले भगोड़े को देखिए। नाम विजेंद्र यादव, आरोप हत्या की कोशिश के 8 मामले, सजा उम्र कैद। 2011 में तिहाड़ जेल से परोल पर निकला, उसके बाद से फरार।
दिल्ली के भलसवा इलाके में रहने वाले विजेंद्र के सिर पर 8 मामले थे। 1999 से बनी भगोड़ों की इस लिस्ट में अब 915 अपराधी हो गए हैं। यकीन मानिए, तिहाड़ से पैरोल या बेल पर निकलकर उड़ जाने वाले ऐसे अपराधियों की संख्या हर महीने बढ़ रही है। ये अपराधी समाज की शांति के लिए खतरा बन सकते हैं। इन्हें पहचानना और दोबारा कानून के हवाले करना जरूरी है ताकि उन्हें गुनाह की पूरी सजा दी जा सके। लेकिन हमारी पुलिस या कानून तो बेबस है। अपराध अपने आप में कोई प्रायोरिटी नहीं रह गया अदालतों के लिए, और अपराधियों के इसलिए हौसले भी बढ़ गए हैं। और आप देखिए, रेप का एक इंसिडेंट बढ़ गया है, मर्डर के इंसिडेंट बढ़ गया है, रोड रेज के इंसिडेंट बढ़ गया है। जिसने एक बार अपराध किया वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं थोड़े दिन जेल रहा, बेल हो गई और उसके बाद मैंने पता बदल लिया, अब पुलिस मुझे ढूंढती रहेगी, अब मैं दूसरे इलाके में क्राइम कर सकता हूँ। कुछ ऐसे अपराधी भी हैं जो भले ही पुलिस रिकॉर्ड में अपराधी की तरह दर्ज ना हो, लेकिन अदालत उन्हें भी उम्र कैद दे चुकी है और जेल से बेल पर निकलने के बाद से वो भी लापता हैं। ऐसे ही एक अपराधी की तलाश में निकली है दिल्ली पुलिस की यह टीम। कत्ल के केस में सजायाफ्ता अशोक का तिहाड़ जेल के रिकॉर्ड में पता है F47 लाडूसराय, दिल्ली। पुलिस वाले पूछते रहे, खोजते रहे, पूरे इलाके को छान डाला, लेकिन ये पता नहीं मिला। ये पता फर्जी था। अशोक 2005 से ही बेल पर निकलकर गायब है। 1 2 3 4 5 है। मतलब उसने गलत लिखवा दिया होगा ना। नंबर जरूर होगा। हाँ 46 तो फिर होगा जब 300, लेकिन पानी टंकी के पास जगह नंबर नहीं है। इसी तरह दिल्ली के भरत विहार के इस मकान में रहने वाली कमलेश पर पति की हत्या का आरोप था। निचली अदालत ने उसे उम्र कैद दी। 24 अगस्त 2007 को हाईकोर्ट में दाखिल अपील के आधार पर उसे जमानत मिली। जेल से रिहा होने के बाद वो भी गायब है, और तो और घर वालों ने भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नहीं, हम गए ना, हमारे पास वो आई, छूट के भी नहीं आई। पुलिस वाले आए इंक्वायरी करने, कई दफे आए, पूछ के गए हैं, इंक्वायरी करके गए, कोई पता नहीं है। ये नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन क्या ये अपराधी वाकई में गुमशुदा हैं, या मुकदमों की लंबी कतार का लाभ उठाकर ये सजा से बच निकले हैं? और आखिर इन भगोड़ों पर तिहाड़ जेल क्यों सोता रहा? 1999 से तिहाड़ से बेल या परोल पर निकलकर गायब होने वाले कैदियों की संख्या बढ़ते हुए 915 तक आ गई। क्या दिल्ली पुलिस के लिए ये अब अपराधी नहीं है? क्या उन्हें गुनाह से बरी कर दिया गया है? आदर्श जेल होने का दम भरने वाली तिहाड़ जेल का आखिर ये कौन सा आदर्श है जो दिल्ली हाईकोर्ट को भी नागवार गुजरा? आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN7। तो 915 खूंखार कैदी उम्र कैद की सजा भुगतने के बजाय दिल्ली के तिहाड़ जेल से निकलकर गायब हो गए। पिछले 15 सालों से कानून आखिर हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा रहा? इतनी बड़ी संख्या में जमानत पर रिहा होने वाले लोगों का क्या कोई अता पता नहीं रखता? हाई कोर्ट में दाखिल एक केस के बाद यह अजीब सा सच सामने आया। एक कैदी की अपील की सुनवाई के दौरान भारतीय कानून प्रणाली का ये अजीब सा सच सामने आया। आखिर जेल से ऊंची अदालत में अपील के आधार पर बेल या परोल पर छूटा सजायाफ्ता मुजरिम किसकी जिम्मेदारी है? अगर वो कोर्ट की अगली तारीख पर हाजिर नहीं होता तो उसके लिए जवाबदेह कौन है, पुलिस या फिर जेल? जवाबदेह तो तब होगा जब इन कैदियों की हर जानकारी या रिकॉर्ड कोई एक संस्था रखे और वक्त वक्त पर उसकी जांच करती रहे। एपेलेंट्स जिनकी अपील दायर हुई थी वो कोर्ट में मौजूद नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे केस आ रहे थे जिन्होंने अपने पते बदल लिए थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो अब इस दौरान मर चुके थे। हाईकोर्ट भी शायद हैरान रह गया। उसने तिहाड़ जेल से ऐसे कैदियों की लिस्ट मंगवाई जिनको उम्र कैद दिए जाने के बाद अपील के आधार पर बेल मिली हो। जाहिर है तिहाड़ में हड़कंप मच गया। धूल फांकती पीली पड़ चुकी पुरानी फाइलें पलटी गईं और जोड़ कर जुटाए गए 729 नाम। लेकिन आफत तो अभी शुरू हुई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा, कैदियों की तलाश कीजिए, मरता क्या ना करता। दिल्ली पुलिस ने हर एक थाने को जिम्मा सौंपा। तलाश के लिए विशेष टीमें बनाई गईं। काफी पसीना बहाने पर भी सिर्फ 10% ही कैदी मिल सके जो रिकॉर्ड में दर्ज पतों पर मिले। तब हाईकोर्ट का एक और फरमान आया। जो उम्र कैद
काट रहे हैं, उनकी अपील्स पेंडिंग है, उनको अब अपना एड्रेस और एड्रेस प्रूफ पुलिस को देना ज़रूरी हो गया है। कहीं पे भी वो शिफ्ट करते हैं तो पहले पुलिस को बताना पड़ेगा, उससे कम से कम कोर्ट और पुलिस उन पे ट्रैक रख सकेगी। एड्रेस प्रूफ तो तब मिलते जब लापता कैदी पकड़ में आते। पुलिस को पता लगा कि 46 कैदी मर चुके हैं। 563 कैदी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पतों पर नहीं मिले, इनके जमानती भी गायब थे। 26 मई 2014 में तिहाड़ ने कोर्ट को एक नई लिस्ट सौंपी और कानूनी पेच का लाभ उठाकर फरार होने वाले उम्र कैदियों की तादाद बढ़कर हो गई 915। दिल्ली पुलिस के लिए अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में अब इन भगोड़ों के केस की सुनवाई जुलाई में होगी। जानकारों का कहना है कि तब तिहाड़ जेल एक और नई लिस्ट कोर्ट को सौंप सकती है और उस लिस्ट में ऐसे भगोड़े उम्र कैदियों की तादाद बढ़कर 1000 पार भी कर सकती है। ऐसे में पुलिस को सोचना होगा कि इन भगोड़ों को दोबारा कानून की गिरफ्त में लाने के लिए वो युद्ध स्तर पर क्या कार्रवाई करें। आलोक वर्मा, दिल्ली, IVN 7। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल भी। कई सवाल मैं उठाने वाला हूं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल, आखिर जेल प्रशासन और पुलिस गुमशुदा कैदियों पर लापरवाह क्यों? क्या कैदियों का लापता होना समाज के लिए खतरा नहीं है? तीसरा सवाल, क्या ये उस इंसाफ का अपमान नहीं जो कोर्ट से इन कैदियों के मिली थी? चौथा सवाल, क्या ये पीड़ित पक्ष से बड़ी नाइंसाफी नहीं है? और पांचवा और आखिरी सवाल, आखिर सरकारों की आंख कब खुलेगी? और इस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जानी मानी IPS अफसर रह चुकी हैं, तिहाड़ जेल की DG रह चुकी हैं किरण बेदी हमारे साथ हैं, तिहाड़ जेल के लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता मेरे साथ हैं और रिटायर्ड जस्टिस SN ढींगरा भी। सुनील गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, ये तिहाड़, अगर मैं तिहाड़ से शुरू करूं, ये तिहाड़ प्रशासन की लापरवाही है या दरअसल व्यवस्था ऐसी है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, देखें, इसमें लापरवाही कुछ भी नहीं है। जब भी कोई कैदी अपील करता है हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट को ठीक लगता है, माननीय अदालत को अगर ठीक लगता है, तो उसको वो इंटरिम बेल पे छोड़ देते हैं। जो 915 कैदियों की आप बात कर रहे हैं, ये सभी 915 कैदी जो है इंटरिम बेल के ऊपर छूटे हुए हैं। जो ये भगोड़े हैं या नहीं है, इसकी हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई कोर्ट से इंटीमेशन नहीं आया, इसलिए इनको भगोड़ा कहना जो है बिल्कुल गलत होगा। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये लोग इंटरिम बेल पे छूटे हुए हैं। नहीं, मुझे ये समझाइए, ये जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं सुनील गुप्ता जी, पिछले 15 साल के हैं, बाकायदा हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये आंकड़े मिले हैं। इनमें से कितने लोग, जो एक जमानत भी अवधि के लिए मिलती है ना, कि इतने दिनों के लिए आपको ये जमानत मिल गई, उसके उस समय सीमा को भी पार कितने लोग कर चुके हैं इनमें से? नहीं, देखें, ऐसा है, जो इंटरिम बेल दी जाती है, इंटरिम बेल जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक मिलती है। नहीं, वो मैं समझ गया सर। जितने केसेस आप बता सर, रहे हैं, गैर हाजिरी भी, गैर मौजूदगी दर्ज होती है ना। हाँ। इन कैदियों की कोर्ट में गैर हाजिरी, गैर मौजूदगी दर्ज होगी ना जब भी इनका मामला सुनवाई के लिए आएगा, चाहे वो 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए। मैं वो बात आपकी मान रहा हूं। नहीं, वो हमें नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जहां तक जेल प्रशासन का प्रश्न है, इसमें जेल प्रशासन को कोई इंटीमेशन नहीं है कि ये भगोड़े हैं। जेल प्रशासन ने इनको इंटरिम बेल जब इनकी आई तो इनको छोड़ा, उसके बाद से ये इनकी अपील चल रही होती है और वो कोर्ट के और मुलजिम के बीच में मामला होता है। उसमें जेल प्रशासन के पास कोई इसका इंटीमेशन नहीं आया कि ये भगोड़े हैं। यानी कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी है किरण यानी बेदी? कि ये कि हमारे मैं रिकॉर्ड 1 मिनट, में सुनील गुप्ता जी, मैं आपकी बात समझ गया। डॉक्टर बेदी, मुझे ये बताइए, फिर जिम्मेदारी किसकी है? संदीप जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी मैम। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी मैम। सुनील गुप्ता ने ठीक कहा है। ये जेल से, जिसको जेल से इंटरिम बेल मिल गई, हाई कोर्ट ने दी, जेल का काम नहीं है इसका। उसके बाद जेल में तो वो आदमी निकल गया। अब बात आई कचहरी की, जिन्होंने उनको इंटरिम बेल दी, और ये रही पुलिस की बात, ये प्रोसिक्यूशन की बात। प्रोसिक्यूशन, पुलिस एंड कोर्ट्स, अब ये तीनों ये मिल गए। प्रॉब्लम आ गई पुलिस की। कचहरी ने बिना कायदे की वेरिफिकेशन के अगर श्योरिटीज दे दी, बड़े अच्छे अच्छे वकीलों की फीस लेके, अच्छी अच्छी जिरे करके,
आपने मुसीबत छोड़ दी पुलिस पर, आपने मुसीबत छोड़ दी प्रोसिक्यूशन पर, और वो फरार हो गए। अब जेल इसमें नहीं आता है, क्योंकि जेल का मतलब सिर्फ है उतनी देर जेल में आदमी जितनी देर वो उसकी जमानत नहीं हुई। एक बार जमानत होगी, चाहे वो इंटरिम बेल हो। वो सवाल मैं समझ गया, उसका जवाब मैं समझ गया। पुलिस की जिम्मेदारी कितनी है? पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? जी, लेट मी कंप्लीट। मतलब आप मुझे एक्सप्लेन करने, मैं एक्सप्लेन इसी को कर रही हूं। पहली बात, हमारी कचहरियां कई बारी बड़ी लिबरल हैं ऐसी जमानतें देने में। वो श्योरिटीज को कायदे से वेरिफिकेशन करने की, पुलिस की रिपोर्ट कायदे के लिए कई बारी वेट नहीं करती, या पुलिस की रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। ये मामला बिटवीन कोर्ट्स, प्रोसिक्यूशन एंड पुलिस है, इसमें जेल का कोई मामला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जमानत अगर मिल गई आसानी से, इम्पॉसिबल है ऐसे लोगों को लेने का। क्या इनमें से कितने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गए, कितने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए? ये एक बड़ी मुसीबत होती पुलिस के लिए, एक पीओ ढूंढने के लिए। और मैंने देखा है पुलिस की इंस्पेक्शन में एसएचओस को सजा मिलती है अगर उनके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ज्यादा हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि कचहरियों में इतनी आसानी से इंटरिम बेल्स क्यों मिले? मुझे ये प्रश्न है। जस्टिस ढींगरा, जेल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। कुछ हद तक मैं इत्तेफाक रख रहा हूं सुनील गुप्ता साहब की बात से, और डॉक्टर बेदी जो कह रही है पुलिस की थोड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी कोर्ट्स पर, अदालतों पर डाली जा रही है। आपकी राय? देखिए, जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है जब कैदी उसके पास भेजा जाए तो वो उस कैदी को तब तक के लिए अपने पास रखे जब तक के लिए उसको या तो सजा हुई है या उसकी बेल नहीं हो जाती। अगर उसकी बेल हो जाती है और उसे बेल मिल जाती है, कोर्ट देता है, तो जेल प्रशासन को उसे छोड़ना ही होता है। उसके बाद जेल प्रशासन का काम नहीं है कि उसका ट्रैक रखे कि ये कैदी कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। बेल के समय प्रोसिक्यूशन का ये कोशिश होती है कि वो कोर्ट के सामने ये तथ्य पेश करे और कहे कि इसे बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसका पता स्थायी है या नहीं है, इसके भागने के कितने चांस हैं, ये इसका कोई परिवार है या नहीं है। ये सारे तथ्य प्रोसिक्यूशन को कोर्ट के सामने रखने होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कोर्ट बेल देने में लिबरल है। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक किस्म से क्रैश हो चुका है। हम लोग पीआईएल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग जो मामले अखबारों में आ जाते हैं या टीवी में आ जाते हैं उनकी सुनवाई तो कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, लेकिन अदालतें वो उन मामलों की सुनवाई में नहीं करती हैं टाइम से और टाइमली, जो मामले टीवी या अखबारों में नहीं उछलते। नहीं, जस्टिस ढींगरा आप तो जज रहे हैं, जस्टिस ढींगरा आप खुद जज रहे हैं। मुझे ये बताइए, देखिए अदालतों की भी तो एक दिक्कत है ना, हमारी व्यवस्था ऐसी है, 3 लाख करोड़ केसेस अटके पड़े हैं, तो अदालत भी वो केस पता है कि पता नहीं अगली सुनवाई 3 साल बाद देंगे या 4 साल बाद देंगे। उस वक्त तक अगर आपने अपील दायर कर दी है तो कोर्ट के पास भी तो कोई रास्ता नहीं बच जाता ना जमानत देने के अलावा। मेरे ख्याल आपको अदालतों की वर्किंग नहीं पता। अगर आप बेल, एक कन्विक्ट को बेल देना चाहते हैं तो आपको उसका रीजन लिखना होगा कि क्या ये इस लायक है कि ये बेल दी जाए। और अगर आप बिना पढ़े उसके खिलाफ जितनी गवाही है बिना पढ़े बेल देते हैं तो ये अदालत की गलती है कि वो बिना पढ़े बेल दे। और अगर आपको बेल के लिए पढ़ना पड़ता है तो आप उसी समय अपील की सुनवाई क्यों नहीं करते? आप बेल के लिए भी वही चीज पढ़ेंगे। नहीं तो सर, अपील के लिए आइडियल वर्ल्ड और जो होता है मैं उसका फर्क कह रहा था। बेल की बहस करने के बजाय, नहीं मैं आइडियल वर्ल्ड नहीं कह रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप बेल की बहस 2 दिन सुनते हैं और बेल देते हैं, उसके बजाय अपील की बहस सुन करके अपील का फैसला कर दीजिए। ऐसा क्यों नहीं होता? मेरी कोर्ट में देखिए सर, आप जज रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होता? तो ऐसे होता नहीं है ना, मेरा सवाल वही है। ऐसा क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूं आपको। हाँ जी, हाँ मैं बता रहा हूं आपको क्यों नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनने को तो तैयार हो। नहीं सर बताइए। देखिए मेरी कोर्ट में जितने भी संगीन मामलों में अपील आती थी तो मैं उन्हें यह कहता था कि देखिए बेल की बजाय आप अपील पर बहस कर दीजिए। मैं अपील पर बहस सुन करके फैसला देने को राजी हूं, मैं बेल पर बहस नहीं सुनता। तो वकील साहब ये कहते थे जी हम तो सिर्फ बेल की बहस तैयार करके आए हैं, हम अपील की बहस तैयार करके नहीं आए। तो मैं बेल नहीं देता था, मैं कहता था ठीक है आप अपील की बहस सुन करके आइए।
होता ये था कि मैंने बेल रिफ्यूज कर दी, वो जाके सुप्रीम कोर्ट से बेल ले आते थे। तो आप बताइए मैं क्या करूं? मैं तो यही कर सकता था ना कि भाई मैं आपकी अपील अभी सुनने को राजी हूं, आप अपील की बहस करिए, बेल की बहस मत करिए। जस्टिस ढींगरा आप बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। जस्टिस ढींगरा, ये दर्शकों को भी समझ में आ जाए, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं, आप अपना निजी तजुर्बा बता रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब क्या ये है कि दरअसल जिस तरीके से अदालतें चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही हैं इस देश में? बिल्कुल नहीं चल रही हैं। देखिए, अगर हमारी अदालतें एक स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल कोर्ट बन जाएं और वहां बेल की बहस होने की बजाय अपील की बहस हो, तो ये सारे मामले हो ही नहीं। हमें क्या जरूरत है? देखिए, नीचे की अदालत देखिए डे टू डे सुनवाई करती है। हम लोग आदेश देते हैं निर्भया केस डे टू डे सुनवाई करिए। निर्भया केस टीवी में उछल गया, हाई कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी कर देगा। लेकिन निर्भया केस जैसे हजारों केस हैं जो अदालतों में, रेप के केस हैं, रेप कम मर्डर के केस हैं, जिनकी अपीलें पेंडिंग हैं, वो निर्भया केस के तुलना बराबर क्यों नहीं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती? आप अहम बात कह रहे हैं निर्भया केस डॉक्टर बेदी उछल गया इसलिए जल्दी डिसाइड हो गया। डॉक्टर बेदी, तो क्या ये कहना गलत होगा कि दरअसल ये हमारी व्यवस्था ही काफी सड़ चुकी है और भगोड़े खुलेआम घूमते हैं? ये हमारी न्यायिक प्रणाली का उपहास नहीं तो क्या है? अगर ढींगरा साहब, अगर एक जज ढींगरा साहब जैसे हो सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं हो सकते? बाकी क्यों नहीं हो सकते? हमारी जो कोर्ट्स हैं ये सबसे ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट है। हमारी कोर्ट्स की फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंसी लानी जरूरी है। हमारे कोर्ट्स की फंक्शनिंग के ऑडिट होने जरूरी है। आप फाइनेंशियल ऑडिट्स करते हो, परफॉर्मेंस ऑडिट क्यों नहीं करते? कभी आपने परफॉर्मेंस ऑडिट सुना है कि कौन सी कचहरी बड़ी स्लो है, कौन सी कचहरी बड़ी फास्ट है? क्यों नहीं हमारे वर्क ऑडिट्स होते? इसकी सख्त जरूरत है। हमारे लॉ स्कूल्स हैं, कचहरियों की ऑडिट करें ताकि पता चले कि कौन से ढींगरा साहब जैसे काम करते हैं और कौन से नहीं काम करते। जब तक हमारी कोर्ट्स की भी प्रणाली ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और सिर्फ बेईमानी की बात, फाइनेंशियल बेईमानी करने से हमारे आंसर नहीं मिलेगा। भगौड़ा जो है पुलिस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द है, वो नहीं मिलता। तो आप बताओ, पुलिस वाला, एक पुलिस वाला कहां कहां पिसेगा? लॉ एंड ऑर्डर भी करता है, इन्वेस्टिगेशन भी करता है और सारी उम्र वो एक भगौड़े के पीछे लगा रहता है, उसके ऊपर सजा मिलती है कि ये तुम्हारा पीओ क्यों रहा है। तो मैं ये कहूंगी डॉक्टर बेदी, पुलिस की भी कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत तो है ना कि पते फर्जी निकल जाते हैं। वो किस तरह की दलीलें दे रहे हैं, प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस भी इन्वॉल्व है ना, ये बात मानेंगे? नहीं, मैं ढींगरा साहब वाली बात पे आती हूं। मैं इस वक्त इंटरिम बेल पर हूं। ये जब ढींगरा साहब कहते हैं कि बेल के बदले जब वकीलों को कहते हैं कि आप जिरह करो अपील के ऊपर, ये क्यों नहीं हो सकता? इससे भगौड़ा बनेगा ही नहीं, भगौड़ा बनेगा ही नहीं, तो पुलिस की बात आती नहीं। तो हम क्यों नहीं ऐसी प्रेसिडेंट सेट करें जैसे हमारे मैजिस्ट्रेट, हमारे जज साहब ने किया है? तो ऐसा अगर एक जज ऐसे हो सकता है, और भी कई होंगे जिनका नाम हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये प्रैक्टिस क्यों ना हो? ये हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स ऐसे आदेश क्यों ना दें कि आप इंटरिम बेल्स नहीं लेंगे हीनियस ऑफेंसेस में? इतने सीरियस हीनियस ऑफेंसेस में ऐसे इंटरिम बेल ले लेनी अपील पे, मैं समझती हूं इटसेल्फ इज रॉन्ग। आखिरी सवाल जस्टिस ढींगरा, ये मृग तृष्णा है क्या कि ऐसा हो जाए जैसा आप चलाते थे अपनी अदालतें, बाकी जज भी चलाएं? ये मृग तृष्णा है, ये व्यवस्था ठीक कैसे होगी? देखिए, ये समाज के लिए भी एक जबरदस्त आघात है, हमारी न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल उठते हैं और खूंखार अपराधी खुलेआम घूमते हैं। रुके तो रुके कैसे? व्यवस्था कैसे ठीक हो? आखिरी जवाब आपका। नहीं, देखिए, ये व्यवस्था ठीक होना कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग आज स्पेशलाइजेशन के ज़माने में रह रहे हैं। हम लोग स्पेशलाइज क्रिमिनल कोर्ट अगर बनाए नीचे मजिस्ट्रेट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, तो कोई कारण नहीं है कि हमारे क्रिमिनल कोर्ट पूरी उससे फंक्शन करेंगे, स्पीड से फंक्शन करेंगे और बजाय बेल की बहस सुनने के वो अपील की बहस सुनेंगे। आज क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट के अंदर किसी हाई कोर्ट में 6 हफ्ते में बेंच बदलती है, किसी हाई कोर्ट में 3 महीने में बेंच बदलती है। मैक्सिमम टाइम बेंच बदलने का 4 साढ़े 4 महीने है। अगर आप ये सोचे कि किसी को बहस नहीं करनी, वो जाकर के वकील साहब एक बहाना बना देते हैं और 4 महीने की तारीख मिल जाती है। जज साहब को अगर बहस नहीं सुननी
तो वो एक जो है केस के अंदर 4 महीने की तारीख देते हैं, अगला जज सुनेगा। मैं क्यों सुनूं? फाइल की मोटाई के हिसाब से तारीखें तय होती हैं। अगर हम स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल कोर्ट रखें और ये जो रोस्टर है ये 6 हफ्ते और 6 महीने की बजाय 3 साल का रखें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी, तो कोई कारण नहीं है कि वकील बेंच हॉपिंग करेंगे और बेंच ढूंढेंगे कि कौन सी बेंच जो है वो हमारे अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है, कहाँ हम बहस करें। और अगर ये जो है छोटी छोटी चीज के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करना बंद कर दें एप्लीकेशन कि अगर नीचे आप बहस नहीं कर रहे तो भी हम आपको बेल दे रहे हैं, तो मतलब तो मोटी-मोटी बात आप जो कह रहे हैं कोई जस्टिस कारण नहीं ढींगरा, कि ये व्यवस्था 2 दिन में सुधर जाए। मोटी मोटी बात देखिए, आप जो मैंने कह रहे एक हैं कि छोटा सा ऐसा नहीं है सुझाव कि दिया कोई आमूल चूल परिवर्तन हमें अपनी व्यवस्था में करने की जरूरत है। अगर हम कुछ सिंपल कदम भी उठाने को तैयार हों, व्यवस्था में बदलाव करने को तैयार हों, तो भगोड़े ऐसे खुलेआम नहीं घूमेंगे। जस्टिस ढींगरा आपका, डॉक्टर किरण बेदी और सुनील गुप्ता, आपने कीमती वक्त निकाला, बेबाक राय रखी, आप तीनों का शुक्रिया।